हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र हमारा विषय है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया है हमारा अध्याय नंबर 6, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत हम आज बात करेंगे निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, क्योंकि इससे पहले हमने न्यायाधीश और वकील की भूमिका को समझ लिया था। उससे भी पहले हमने पुलिस की भूमिका को समझ लिया था, और साथ ही साथ निष्पक्ष जो न्याय प्रणाली होती है वो क्या होती है उसको भी समझ लिया। आज हम बात करेंगे निष्पक्ष न्याय प्रणाली का मतलब क्या होता है या निष्पक्ष सुनवाई का मतलब क्या होता है। दोस्तों, हमारा देश में मौलिक अधिकार ये बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, न्याय का अधिकार। ये सारी चीज़ें केवल ऐसा नहीं कि बोली जाती हैं, वास्तव में हमारे देश में ऐसा है भी। हर एक व्यक्ति को निष्पक्षता सुनवाई सुनने का अधिकार है, और जो जो अधिकार उसको मिलते हैं वो सारे दिए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक निष्पक्ष सुनवाई होती क्या है एक्चुअल में, और क्या इस चैप्टर में जो केस हमारे सामने आया था जिसमें शांति हेम्ब्राम और मिसेस शिंदे की चोरी वाला जो केस मुकदमा यहाँ पर दाखिल किया गया था, उस केस में क्या वास्तव में वो निष्पक्ष सुनवाई थी या नहीं थी। पढ़ने में तो लगता है कि गलत हुआ था, लेकिन फिर भी क्या वो निष्पक्ष थी कि नहीं थी। तो एक निष्पक्ष सुनवाई किसे कहा जाता है उसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई क्या बताइए, क्या शांति का मामला निष्पक्ष था या नहीं। आपका उत्तर हाँ या नहीं में होना चाहिए। तो देखते क्या है। कोई निष्पक्ष सुनवाई होगी यदि, कोई निष्पक्ष सुनवाई कब होगी यदि अदालत मतलब अगर मैं ऐसा बोलूं कि अदालत शांति को आरोप पत्र के बयान की नकल ना दे। अगर मान लो अदालत शांति को जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसके खिलाफ जो सबूत पेश किए गए उसकी नकल उसको ना दे, तो क्या यह निष्पक्ष सुनवाई होगी। तो आपका उत्तर होगा नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। अगर ऐसा करेगी अदालत तो निष्पक्ष कैसे होगा। अदालत का तो ये काम है ना कि भाई सबसे पहले आरोपी को जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसके खिलाफ जो मुकदमा दायर किया उसकी कॉपी नकल उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए। मुकदमा ऐसी जगह चलाएं जहां शांति और सुनील पहुंच ना पाए। कोई ऐसी बहुत महंगी जगह हो जहां एंट्री लगती हो, या कोई ऐसी जगह पहाड़ी इलाका हो, या जहां पर ये गरीब लोग नहीं पहुंच पाए। क्या ऐसा करेगी अदालत तो फिर वो क्या निष्पक्ष सुनवाई कही जाएगी। आप बोलोगे सर ये भी थोड़ी निष्पक्ष सुनवाई होगी। निष्पक्ष सुनवाई उसको कहते हैं जहां पर आम आदमी की पहुंच हो, और जो आरोपी उसको तो जाना पड़ेगा ना। तो आरोपी शांति और उसका भाई सुनील, उसको भी वहां जाना पड़ेगा। शांति के वकील को शिंदे व गवाहों से जिरह करने न दिया जाए। मतलब शांति की जो वकील थी मिसेस रॉय अधिवक्ता रॉय को मिसेस शिंदे और दूसरे जो गवाह वहां पर पेश किए गए थे उन गवाहों से सवाल जवाब करने का अधिकार ही न दिया जाए। तो क्या इसको हम लोग निष्पक्ष सुनवाई बोलेंगे। तो आपका फिर से उत्तर होगा सर ये भी नहीं होगा। निष्पक्ष सुनवाई में तो आरोपी के वकील को भी जिसने शिकायत की है उसके सारे गवाहों से क्रॉस क्वेश्चन करने का, एग्जामाइन करने का पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये अगर ऐसा होता है तो वो भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं है। शांति को पहले से ही न्यायाधीश अगर दोषी मान ले तो शांति को अगर न्यायाधीश पहले से दोषी मान ले दोस्तों, तो ये भी एक तरह का न्याय नहीं होगा, और इसको भी हम लोग निष्पक्ष न्याय नहीं कहेंगे। तो निष्पक्ष न्याय कब होगा। निष्पक्ष न्याय तब होगा जब अदालत शांति को गवाह का आरोप पत्र के बयानों की नकल दे दे। आरोप पत्र और गवाहों के बयान दोनों की नकल दे दे उसको। मुकदमा ऐसी जगह चलाए जहां शांति और सुनील आसानी से पहुंच जाएं। शांति के वकील को शिंदे व गवाहों से जिरह करने, सवाल जवाब करने का अधिकार मिले, और शांति को न्यायाधीश दोषी के रूप में ना समझे, केवल एक आरोपी के रूप में देखे। तो ये सब अगर पॉइंट उल्टे हो जाए तो इसको बोलेंगे कि हाँ ये सुनवाई निष्पक्ष कही जाएगी। अब आपको ये तय करना है कि शांति वाला केस याद करो जरा। शांति वाला केस अगर याद करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई शांति के साथ वाकई में निष्पक्ष सुनवाई हुई या नहीं हुई। मैं दोबारा से उस बात पे आऊँगा। निष्पक्ष सुनवाई में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सुनवाई निष्पक्ष रखनी है या कोई सुनवाई निष्पक्ष होना चाहिए, तो एक निष्पक्ष सुनवाई के होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहली चीज़ ये कि अनुच्छेद 21 संविधान का अनुच्छेद 21
जीवन के जीने का अधिकार या जीवन के अधिकार का आश्वासन देता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन को बचाने का पूरा पूरा अधिकार है। और जीवन को बचाने के अधिकार में बहुत सारे अधिकार आते हैं, चाहे वकील करने का अधिकार हो, चाहे वो न्याय पाने का अधिकार हो, चाहे सुनवाई को सुनने का अधिकार हो, तो वो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। जब संविधान उस अधिकार के आश्वासन दे रहा है तो न्यायपालिका को भी किसी व्यक्ति को जीवन को बचाने का पूरा पूरा अधिकार देना चाहिए। व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल तर्क संगत एवं न्यायपूर्ण प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। आर्टिकल 21 जरा पढ़ोगे ना तो उसमें यही लिखा हुआ है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी को केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को उसके जीवन की स्वतंत्रता से केवल तब वंचित किया जा सकता है जब वो किसी न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा हो या उसने अपराध किया हो, तब कानून के द्वारा ही। अब ऐसा भी नहीं कि कानून में लिखा है 6 महीने और आप 10 साल की सजा दे रहे हो, तो कानून के हिसाब से ही काम होगा। तो अगर उसने अपराध किया तो कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही उसका जीवन की स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, उसको जेल भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो अगर आप गलत तरीके से भेज रहे हो तो वो निष्पक्ष न्याय नहीं है। तो निष्पक्ष न्याय के लिए कानून की प्रोसीजर फॉलो करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। निष्पक्ष सुनवाई में अनुच्छेद 21 का पालन होना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई में अनुच्छेद 21 का पालन होना चाहिए। अगर मैं ऐसा कहूँ कि निष्पक्ष सुनवाई हो रही है और ये बोल रहे और अनुच्छेद 21 का पालन ही नहीं कर रहे, तो वो सुनवाई निष्पक्ष सुनवाई नहीं कही जाएगी, क्योंकि आपने जीवन जीने की जो आज़ादी जिसका आश्वासन संविधान खुद देता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा और मौलिक अधिकार का सम्मान भी करना पड़ेगा। क्या शांति का मुकदमा वर्सेस निष्पक्ष न्याय था? क्या शांति के मुकदमे में निष्पक्ष सुनवाई हुई थी? तो शांति का मुकदमा जरा याद करो, एक एक पॉइंट हम लोग समझते हैं कि शांति के मुकदमे में आखिरकार हुआ क्या था। शांति को आरोप पत्र व साक्ष्यों की प्रति दी गई थी। तो अगर शांति को आरोप पत्र की प्रति, अगर गवाहों की प्रति दी गई हो, आरोप पत्र की प्रति दी गई हो, तो डेफिनेटली पहला पॉइंट तो बोलता है कि हाँ ये तो होना चाहिए। दूसरा, जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ पेश किए थे वो सारे सबूत इनको दिए कि अभियोजन जो आपके खिलाफ जो कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं उनने आपके खिलाफ ये वाला काम किया है, तो उनको देना पड़ेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मामला खुली अदालत में चलाया गया, ऐसा नहीं कि जहाँ शांति और सुनील को नहीं जाने दिया गया, तो मामला खुली अदालत में चला जहाँ शांति और सुनील दोनों मौजूद थे। सुनील भी कार्यवाही में मौजूद था। तो अगर ये है तो इसका मतलब निष्पक्ष न्याय हो रहा था, निष्पक्ष कार्रवाई थी। मुकदमा आरोपी की मंजूरी में चलाया गया। मुकदमा चलाने से पहले आरोपी से पूछा जाता है, तो आरोपी से पूछा गया कि आपके खिलाफ मुकदमा दाखिल किया गया और मुकदमा चला रहे हैं, कि आप इसमें आप अपने आप को दोषी साबित कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या कर सकते हैं, यही मेरे पास ऑप्शन है, मुकदमा नहीं चलवाऊंगा तो ऐसे ही जेल में पड़ा रहना पड़ेगा। मुकदमा चालू हो ताकि मैं अपने आप को बचा सकूँ अदालत के सामने। शांति को एक वकील ने बचाव किया, यानी शांति को वकील करने का भी अधिकार दिया गया। तो अगर किसी व्यक्ति को वकील करने का अधिकार दिया जा रहा है, किसी व्यक्ति को खुली अदालत में फैसला सुनाया जा रहा है, उसको आरोप पत्र की कॉपी भी दी जा रही है, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भाई शांति के केस में शांति के साथ निष्पक्ष सुनवाई हुई है। अब सबूत अगर खिलाफ थे तो क्या कर सकते हैं, या बाद में सबूत उनके बचाव में आ गए तो फिर उनको न्याय भी मिल गया। तो कुल मिला के जो न्याय दिया जाता है वो सबूत के आधार पर होता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि किसी सबूत कम पड़ गए और न्याय नहीं मिला तो भाई निष्पक्ष सुनवाई नहीं। सुनवाई तो निष्पक्ष थी। वकीलों को गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। जो वकील थी शांति की मिसेस राय को वकील से शांति के जो अपोजिट में थे मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे, इनसे सवाल जवाब करने का पूरा मौका दिया गया। यहाँ तक कि इंस्पेक्टर शर्मा जी को भी कटघरे में बुला करके सवाल जवाब पूछे गए, तो ये वकील को जिरह करने का पूरा मौका दिया गया। इसका मतलब निष्पक्ष सुनवाई तो चल रही थी। शांति की ओर से भी गवाह पेश करने का मौका मिला। जैसे इंस्पेक्टर आए थे ना आखिरी में, सबसे आखिरी में वही आए, उनने ही मामला पूरा बता दिया कैसा हुआ था। तो इंस्पेक्टर शर्मा जी को जो लाया गया था तो शांति की ओर से भी गवाह पेश किए गए थे। तो ऐसे में कहा सकता है कि आरोपी को पूरा बचाव का अधिकार दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है कि जीवन को जीने का अधिकार, जीवन को बचाने का पूरा अधिकार दिया गया। आगे, मुकदमा चोरी का था परंतु न्यायाधीश ने निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया, क्योंकि न्यायाधीश ये नहीं मानना चाहिए कि भाई दोषी यही है। चोरी का मुकदमा था, न्यायाधीश को पता है कि चोरी तब समझी जाएगी जब साबित हो जाएगा, जब चोरी का सामान इनके पास से पाया जाएगा। तो भले मुकदमा चोरी का था, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने
उनको निर्दोष मानते हुए मुकदमे को आगे चलाया कि भाई इसको निर्दोष मानते हैं क्योंकि खाली आरोपी है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध नहीं कर पाया और निष्पक्ष सुनवाई का अंतिम चरण जो था वो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध नहीं कर पाया। अच्छा, अब झूठा आरोप लगाने पर क्या मिसेस सिंधे को सजा होनी चाहिए थी? देखिए, मिसेस सिंधे को चोरी का आशंका थी तो उनने अपना काम किया। वहाँ पर सबसे गलत जो हुआ था वो पुलिसमैन ने किया था कि आपने बिना जांच किसी से गिरफ्तार कैसे कर लिया। पहले आपको बयान वगैरह दर्ज कराने थे, सबूत आपको मिले नहीं, सबूत आपको 10,000 रुपये मिले और उस सबूत को सीधा ये नहीं बोल सकते कि यार ये सबूत उसी का है। चोरी लिखवाई गई आपके हार की, आपको मिलते हैं पैसे, हार का पैसों से सीधा संबंध जब तक बता नहीं पाओगे कि उसी हार को बेच के पैसे लाए गए, तब तक कैसे आप उसको गिरफ्तार कर सकते हो। तो वहाँ कुछ गलत हुआ था, बाकी सारा मामला जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष न्याय पर आधारित था। तो दोस्तों, शांति के मुकदमे तो हमने समझ लिया, लेकिन अगर मान लो न्यायाधीश का आचरण ठीक नहीं हो तो न्यायाधीश का आचरण भी तो होना चाहिए सही, न्यायाधीश का रवैया बिल्कुल सही होगा तो ऐसे में ही न्याय मिल पाएगा। तो निष्पक्ष न्याय के लिए न्यायाधीश महोदय का रवैया बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उसको पहले से ही उसको आरोपी नहीं मानना चाहिए, उसको दोषी ना मानते हुए, उसको निर्दोष मानते हुए सजा का आगे मतलब मुकदमा चलाना चाहिए। न्यायाधीश ने फैसला साक्ष्यों के आधार पर दिया। अब न्यायाधीश का आचरण कैसा था? वहाँ पर न्यायाधीश का आचरण ऐसा था कि न्यायाधीश ने जो फैसला सुनाया था वो साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। शांति की कमजोर स्थिति के चलते सीधा फैसला नहीं लिया। ऐसा नहीं लिया कि गरीब है तो हो सकता है चोरी कर लेगा, तो ज़रूरी नहीं। न्यायालय बोलती है कि दोषी कोई भी हो सकता है और उसकी स्थिति से ये जायज़ा नहीं लगा सकते कि वही चोर है या वही अपराधी है। क्या सारे गरीब अपराधी? ऐसा तो फिर अगर ऐसा गरीब की हालत को देख करके आप अपराधी मानना शुरू कर दोगे तो इस देश में करोड़ों लोग अपराधी हो जाएंगे फिर तो अपराधी मान लेना और साबित होना दोनों चीज़ अलग अलग है। तो न्यायाधीश ने शांति की जो कमज़ोर स्थिति देखने के बाद भी उसने सीधा फैसला नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि नहीं यार, पहले सबूत आने चाहिए, हो निर्दोष को सजा देना मेरे हक में बिल्कुल भी नहीं है। न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा, हमेशा वो निष्पक्षता ही सही फैसला लेता रहा और हर चीज़ को देखा परखा उसके बाद फैसला लिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उससे निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला था। उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला ना, इस वजह से शांति को न्याय मिला। अगर शांति को निष्पक्ष सुनवाई का मौका नहीं मिलता तो शायद न्याय नहीं मिलता। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर आपको न्याय चाहिए तो निष्पक्ष सुनवाई के बगैर न्याय मिल ही नहीं सकता। तो न्याय बगैर निष्पक्ष सुनवाई के पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़े। संविधान एवं कानून में क्या कहा गया निष्पक्ष सुनवाई के बारे में? संविधान और कानून क्या बात करता है तो ये भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी वर्ग, जाति, धर्म या वैचारिक मान्यताओं का हो, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह या प्रत्येक नागरिक चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, किसी भी जाति का हो, निचली जाति का हो या ऊंची जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो या कोई बड़े वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जूस, कोई भी धर्म जो इंडिया में है उससे हो सकता है, किसी वैचारिक मान्यताओं का हो, या हो सकता है किसी पंथ का हो, कोई वैचारिक मान्यताओं को फॉलो कर रहा हो, चाहे वैष्णव पंथी हो, अलवर पंथी हो, नैनार पंथी हो, ऐसे अलग अलग विचारधाराएं भारत में चलती है, चाहे हीनयान, महायान का हो, किसी विचारधारा से प्रभावित हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। संविधान निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है और यही है कानून का शासन। कानून का शासन ये बोलता है कि कानून की नज़रों में सब बराबर हैं और कानून के दायरे से कोई बचकर जा नहीं सकता। लेकिन कानून ये बोलता है कि कानून सबको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार देता है। कानून केवल उसी को दोषी करार देता है जिसके खिलाफ सबूत पाए गए हो। ये न्यायपालिका जो है ये दोषी करार तब देती है किसी व्यक्ति को जब उसके खिलाफ सारे के सारे सबूत इकट्ठे हो जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ हमारा खत्म होता है हमारा अध्याय नंबर 6, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। आपको कुछ चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या चीज़ ज़रूरी है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है क्योंकि एफआईआर दर्ज वही करता है और सबसे पहले मुकदमा जब शुरू होता है, जब पड़ताल शुरू होती है तो वहीं से शुरू होती है। दूसरा जो रोल आता है वो आता है वकील का, क्योंकि वकील दलील पेश करता है और वकील ही सबूत इकट्ठे करता है और अपने सवाल के माध्यम से वो केस को क्लियर करने का कोशिश करता है। जज साहब सबसे अंतिम निर्णायक फैसला लेते हैं क्योंकि वो सबूतों के आधार पर फैसला लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है कि आर्टिकल 21 का यहाँ पर ध्यान रखा गया है।
साथ ही साथ निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, हर एक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई लेने का अधिकार था। तो यहाँ इस पूरे अध्याय में हम जिस केस की बात भी कर रहे हैं बार बार, शांति वाले केस में, वहाँ पर भी उसको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया और उसे निष्पक्ष सुनवाई दी गई। इसी वजह से शायद शांति को आरोपों से मुक्त कर दिया गया और शांति बाइज्जत बरी हो गई। लेकिन यहाँ पर उसके साथ थोड़ा बहुत जो गलत हुआ था उसके लिए भी न्यायपालिका ने पुलिस प्रशासन के ऊपर जो है थोड़ा सा दबाव बनाया कि इस तरह के आप देखें इसको, क्योंकि आपकी वजह से उसको 1 महीना जेल में रहना पड़ा। उसका मेंटली हालत क्या रही होगी, उसकी शारीरिक हालत में क्या फ़र्क, मतलब दिमागी तौर पर वो कितना कमज़ोर महसूस कर रही होगी, उसका न्याय से विश्वास भी उठ सकता था। तो कभी ऐसा ना हो कि लोगों का न्याय से विश्वास उठे, इसी वजह से निष्पक्ष सुनवाई होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो आप YouTube पर तो देख ही सकते हैं। YouTube पर अगर आपको कभी कभार क्या होता है सीक्वेंस में वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर। वहाँ पर भी आपको सारे के सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाई देंगे। वहाँ आप किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे आप वेबसाइट ओपन की आपने, वहाँ पर आपको लिखा होगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इसका मतलब सारी चीज़ आपको कैसे मिलने वाली है, फ्री मिलने वाली है। अब आपको करना क्या है, CBSE हिंदी मीडियम में आप जाइएगा। CBSE हिंदी मीडियम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पर कक्षाओं के ऑप्शन मिल जाएंगे। आप अपनी कक्षा यानी 8वीं को जैसे ही क्लिक करेंगे, 8वीं कक्षा के जो भी टीचर होंगे 8वीं पढ़ाने वाले, सारे आपके मिल जाएंगे नीचे। 8वीं कक्षाओं के टीचरों में आप देख सकते हैं, आपको जो भी टीचर के वीडियो देखना है, हर टीचर के नीचे वहाँ वॉच नाउ लिखा होगा, लाल रंग में वॉच नाउ लिखा है। वॉच नाउ को जैसे आप क्लिक करोगे, आपके सामने दूसरी एक विंडो शुरू हो जाएगी, जहां पर आपको मिलेगा सबसे नीचे देखोगे वॉच चैप्टर वॉइस वीडियो। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट वाइज और अलग अलग अध्याय के और टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे। जैसे आप किसी टॉपिक पर क्लिक करते हो जो आपको पढ़ना है, वैसे ही सीधा आपके सामने वीडियो ओपन हो जाएगा। अब आप इस वीडियो को देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। आपकी पढ़ाई में यहाँ पर कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो बहुत अच्छा तरीका है ये पढ़ाई करने का, और आपको सारे वीडियो सीक्वेंस में भी मिल जाएंगे। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग ही लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। दोस्तों, यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।